हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है आपके सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6 बी की, जो है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम जो स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हैं वो है आपका मई 2025 और उसके आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उनके लिए एप्लीकेबल। तो आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर रेफर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आप नहीं भी रेफर कर रहे हो तो भी ये वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि जितने भी टीचर्स है वो सारे के सारे आईसीएआई के मटेरियल को ही अपना बेस मटेरियल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.4। 1.4 का हेडिंग क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। अब 1.4 के हेडिंग में आपको केवल यहाँ पर दो बातें दिख रही है, एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस और दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशन। लेकिन जब आप एक्चुअली में इस टॉपिक को पूरा पढ़ोगे जो हमारे मॉड्यूल में दिया गया है, तो कुल मिलाकर आपको 1.4 में 5 टॉपिक्स मिलते हैं। कौन से? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस। ऐसी 5 बातें आपकी टॉपिक नंबर 1.4 में कवर होती है। तो हम बढ़िया तरीके से, मैंने आपको मार्किंग करके दिया है कि कौन से पैराग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई है, और उसी को हम सीरियली डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए भाई साहब। मीनिंग्स पहले बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, फिर ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर इंपॉर्टेंस बताओ, फिर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हम हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही चलते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो आपका दोस्तों आपके सामने आता है, द इम्पॉर्टेंस से लेकर ये जो दो पॉइंट है आपके यहाँ तक, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा कवर होता है टॉपिक नंबर 1.4 में, वो है आपका नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करके हम कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, हम क्या आउटकम अचीव करना चाहते हैं, बेसिकली ये बात होती है। तो आ जाओ, अब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इसको हम बिजनेस में क्यों यूज़ करते हैं, बिजनेस में क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका बिजनेस में क्या रिलेवेंस है, ये आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद ही पता चल सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसेंशियली लाइज इन enabling an organization to perform better than its competitors and its own past and present performance। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है आपका, उसका बेसिक, उसका जिस्ट क्या है कि भाई साहब परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। अब परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, ये चेक कैसे करोगे आप? तो आप कुछ ना कुछ कंपैरेटिव पैरामीटर्स, या आपका पास्ट का डेटा या प्रेजेंट का डेटा या इंडस्ट्री में और जो कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके डेटा से, उनके परफॉर्मेंस से खुद के परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। जब इंडस्ट्री में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, जब हम अकेले कॉम्पीट करते हैं, तब हमारा पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस, इन दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, किसी भी बिजनेस में एक से ज़्यादा सप्लायर होते हैं, तो क्या होगा? हमारे पास दो तरीके के पैरामीटर्स होंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। पहला, खुद की ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट परफॉर्मेंस देखो, और दूसरा, इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बिजनेसेस बेचते हैं उनका परफॉर्मेंस देखो और कंपैरिजन करो। ठीक है, तो यही बात आपको पैराग्राफ नंबर 1 में बताई गई है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट essentially lies in enabling an organization to perform better। परफॉर्मेंस एनहांस होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने काम में इन्वॉल्व किया जाता है, अपने काम में अप्लाई करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर होते जाता है। अब बेटर कैसे होगा? तो दो तरीके के पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं। पहला, कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस देखो या खुद का पास्ट या प्रेजेंट का परफॉर्मेंस देखो और उससे कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है या आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ है। उस हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन लेना। दैट इज delivering superior returns to the investors, superior value to the customers and superior performance with respect to expectations of the employees, suppliers, government and society। क्या क्या बातें कही गई है यहाँ पर?
डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस जब इम्प्रूव होता है तो एक बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? बिजनेस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस में आपके कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तीन तो हमें पता चल गए, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड सप्लायर्स। ये सारे के सारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर जाने वाला है? मेजरली बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है? मेरे पास एक्सेस पैसा था, मैंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में। अब मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा एज एन इन्वेस्टर कि भाई साहब शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, इन्हें डिविडेंड मिलना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म में मेरी वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, यानी जो मेरी इक्विटी की वैल्यू है वो साल दर साल बढ़नी चाहिए। अगर मैंने 100 रुपये के शेयर खरीदे तो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वही 100 रुपये का शेयर 500 या 1000 का होना चाहिए। दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्पैक्ट करता है। अब देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड। अब यहाँ पर आपको ओवरव्यू बता दिया कि भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का किस तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। तो भाई साहब परफॉर्मेंस इंप्रूव करो और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उनको सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करो, उनको उनके हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके ऊपर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उस सिनेरियो का एनालिसिस करके फिर आपको सवाल पूछा जाएगा कि भाई साहब एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आप ये बताओ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव है और वो आपके सिनेरियो में जो क्वेश्चन आपको दिया एग्जाम में उसमें किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर अप्लाई करते आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो दिमाग में घुसाना है क्या है, दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के। पहला ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब इंडस्ट्री में मेरे अलावा मेरे जैसा प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने वाले जितने भी बिजनेसेस है उनसे मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, मेरा प्राइसिंग सबसे बेस्ट है। कुछ ना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी मुझ में होनी चाहिए। अब ये कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब मार्केट में कस्टमर जाता है, आइदर फिजिकल मार्केट या फिर वर्चुअल मार्केट, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो खरीदने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा? सिमिलर प्रोडक्ट्स देखेगा, फीचर्स देखेगा, प्राइसिंग देखेगा और सबसे पहले डिलीवर कौन करेगा, फास्ट डिलीवरी कौन देगा वो देखेगा। उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी बातें एक कस्टमर ओवरव्यू देखता है और उसके बाद फिर परचेस का डिसीजन लेता है। जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं उसमें आफ्टर सेल सर्विस वगैरह का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो टूल्स हो, मशीनरी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या फिर आपका कोई किचन इक्विपमेंट हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी बातों का ध्यान रख के कस्टमर पैसा देगा और प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। तो ऐसे समय में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आपके पास है तो अल्टीमेटली कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। अब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो सकता है, ब्रांडिंग में हो सकता है, किसी भी चीज़ में वो सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस का पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, पूरे के पूरे बिजनेस के सिनेरियो में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको एनेबल करेगा to enhance your performance and to deliver superior returns and superior value to the stakeholders of the business। तो competitive advantage क्या करेगा? परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा और सुपीरियर वैल्यू एंड सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट करने में आपको मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास कोई एक इंडस्ट्री में 4 प्लेयर्स हैं, 4 सेम प्रोडक्ट बेचने वाले प्लेयर्स हैं। अब अगर एक ही प्लेयर के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वो क्या करेगा, सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेच के सेम अमाउंट, या तो वो कॉस्ट कम करेगा या फिर उसकी ब्रांड आइडेंटिटी ऐसे बनाएगा कि कस्टमर 100 की जगह 500 देने के लिए भी तैयार है। ये जो एकदम हाई वैल्यू लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ये वही करते हैं, होता नॉर्मली चीज़ है, वो क्वालिटी अच्छी होती है डेफिनेटली, नो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई होती है, जैसे गॉगल्स हो गए,
पर्स हो गए, हैंडबैग्स हो गए, आपके स्नीकर्स हो गए, है ना। ये सारी बातें क्या होती है, नॉर्मली चीज़ें होती है, लेकिन ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा, परसेप्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग उसके लिए 2 लाख 4 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वो सुपीरियर रिटर्न यानी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है सेम कंडीशंस में जहां पर सब लोग परफॉर्म करते हैं, उन्हीं सेम पैरामीटर्स में ज़्यादा रिटर्न्स यानी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या फिर इन्वेस्टर्स या फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स। दूसरा, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर। यूनिक होना चाहिए प्रोडक्ट, एंड कस्टमर के दिलो दिमाग में वो परसेप्शन होना चाहिए कि हाँ ये सुपीरियर प्रोडक्ट है, सो दैट the company can outperform the competitors in all aspects of organizational performance। यानी आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप बेटर परफॉर्म करो, यही दो बातें होती है। तो इंपॉर्टेंस में हमने यहाँ पर देखी थी, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसेंशियली लाइज इन एनेबलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, एंड ये पहला एस्पेक्ट हो गया आपका, एंड दूसरा एस्पेक्ट है खुद का जो पास्ट या प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उससे बेटर परफॉर्म करो। अब ये जो बेटर परफॉर्मेंस है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो आप सुपीरियर प्रॉफिट यानी सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट करोगे, या फिर आप सुपीरियर वैल्यू जनरेट करोगे, या फिर सुपीरियर वैल्यू एंड सुपीरियर रिटर्न दोनों एक साथ जनरेट करोगे। इस तरीके का पूरा सिनेरियो होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। अब देखो, जो हमारा मार्केट है, जो हमारी दुनिया है, वो एक डायनामिक प्लेस है, यानी हर समय कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलेगी, गवर्नमेंट के टैक्सेशन के रूल्स बदलेंगे, रेगुलेशंस बदल सकते हैं, मार्केट में ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं, है ना। क्यों, क्या होता है, जो अभी जैसे मैं हूँ तो एक, हम अगर ह्यूमन बीइंग को उसका एज वाइज अगर उसका क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन करेंगे तो 1 साल से लेकर 8 साल के बच्चों का रिक्वायरमेंट अलग होती है, 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चों का रिक्वायरमेंट अलग, ह्यूमन बींग्स का रिक्वायरमेंट अलग होता है। 16 से फिर आप 8-8 साल ऐड करते जाइए। तो ऐसा जब आप सेगमेंटेशन करोगे एक ह्यूमन बींग का एज अ कस्टमर, तो एज वाइज हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी ज़रूरतें बदलती जाती है। तो अगर हम भारत की बात करें और भारत का एज प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 से 10 साल के बीच में कितने, 20 से 30 वाले कितने, 30 से 40 वाले कितने, 40 से 50 वाले कितने, 50 से 60 वाले कितने, 60 के ऊपर के कितने। जो 60 के ऊपर के हैं तो उनको फार्मा इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर दवाई लगेगी, रेगुलर चेकअप लगेगा डॉक्टर्स का, ये सारी चीज़ें एज के साथ हो जाती है। जो 60 के नीचे है उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो जो 20 से लेकर 40 की उम्र में उनका ग्रोथ फेज शुरू होता है, उनको ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, उनको खर्चा ज़्यादा करना है, उनको ट्रैवल करना है, उनको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेना है, ज़िंदगी के मज़े लेने होते हैं, तो वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। फिर 40 से 60 के बीच में क्या करते हैं लोग, सेंसिबली सेविंग करने की सोचते हैं, क्योंकि फैमिली स्टार्ट हो जाती है, फिर आप घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, नॉर्मलाइज होते हो, फिर अपना रेगुलर सब कुछ सेटल करते हो। तो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे मार्केट भी प्रोग्रेस होता जाता है, क्योंकि मार्केट हम ह्यूमन बीइंग से ही बनता, मेजरली ह्यूमन बीइंग से ही बनता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जब आप एडॉप्ट करोगे तो मार्केट की फेस क्या है, मार्केट यंग मार्केट है, ग्रोथ वाला मार्केट है, मैच्योर मार्केट है, या फिर डिक्लाइन फेज वाला मार्केट है, ये प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। मार्केट में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में से पैसा कैसे कमा सकोगे, ये सारी बातें आपको जब डेटा आप गैदर करोगे, डेटा को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस में अलग अलग टूल्स, अलग अलग मेथड्स में उसको इनपुट डालोगे, फिर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके मिलेगी, फिर आप उन रिपोर्ट का एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद फिर निकलता है कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन होता है उसके बेसिस के ऊपर फाइनली जो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये आपको ओवरऑल पूरे मार्केट का सिनेरियो बताती है कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर हार्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके दो ऑब्जेक्टिव्स आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मदद करते हैं। रट्टा मार लो, कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड दूसरा गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू
टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट। ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के। जब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर लेते हो और कंपनी को डायनामिक एनवायरनमेंट में सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, तो उसका आउटकम क्या निकलता है? बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस देन whom? बेटर परफॉर्मेंस देन कॉम्पिटिटर्स एंड बेटर परफॉर्मेंस देन ओन पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन। उसके साथ जब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है? डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स, यानी शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट क्रिएट करते हो एंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ जनरेशन का काम होता है। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है? डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? कस्टमर्स, उसके बाद में आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अच्छा पेमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद में आपके सप्लायर्स होते हैं, उन्हें टाइमली पेमेंट मिलता है, नेगोशिएशन में ज़्यादा झिकझिक नहीं होती है, कंप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको रेगुलर बिजनेस मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अगर कोई भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका एक ही एम होता है, भाई साहब हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और जब तक हम पावर में हैं तब तक और उसके बाद भी हमारे देश की ग्रोथ होती रहे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए गवर्नमेंट को? टैक्सेस बराबर आने चाहिए, कंप्लायंसेस बराबर आने चाहिए, इलीगल काम कोई नहीं होने चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद में सोसाइटी एट लार्ज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये सारे जो है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इसी सोसाइटी के हैं। तो जब कोई भी बिजनेस ग्रो करता है तो ओवरऑल सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के हमारा जो पहला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो दूसरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको समझते हैं। अब मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें टोटल कितने मुद्दे पढ़ने, पहले वो देख लो, मार्किंग अच्छे से कर लो। ये टॉपिक आपका शुरू होगा द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन से और ख़त्म होने वाला है ग्रोथ ऑफ द कंपनी में। यानी इतना 4 पैराग्राफ का आपका मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला कंटेंट है। आ जाओ, अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पहला पैराग्राफ इज योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का हेडिंग क्या रहने वाला है आपका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि भाई साहब देखो, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हाईली टर्ब्यूलेंट है, हाईली डायनामिक है, यानी पल दर पल चेंजेस होते रहते हैं। जैसा मैं बिजनेस करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन होंगे? वो वही सेम टीचर्स होंगे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो जो मैं स्ट्रेटेजी लेता हूँ, जैसे यूट्यूब का मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद का ब्रांड तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरीके से जो अदर टीचर्स है वो भी मेहनत करते हैं, वो भी प्रिपरेशन करते हैं, वो भी स्टूडेंट्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कुछ स्ट्रेटेजीज़ मैं यूज़ करता हूँ, कोई स्ट्रेटेजीज़ वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी अलग अलग टीचर्स से मिलके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक मार्केट बनता है। अब मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरा तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर जो उनका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या डिसीजन लेंगे, कौन से समय में कौन सी स्टेप को फॉलो करेंगे, ये हमें पता नहीं होता, और इसी वजह से एक अनसर्टनिटी तैयार हो जाती है मार्केट में। उसी को हमने क्या कहा है, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। अब जब बिग टेक का हम अगर एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका फोकस लेके आना चाहता हूँ सर्च इंजन वाले मार्केट पर। सबसे टॉप सर्च इंजन जिसका बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर जिसने कैप्चर करके रखा था, वो सर्च इंजन कौन सा था? गूगल सर्च। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंपनीज़ है वो कंपनीज़ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते गई। उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
जन्म हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे टूल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी टेक्निक्स जो आपको टेक्स्ट यानी कंटेंट जनरेट करने में मदद करते हैं, एनालिसिस करने में मदद करते हैं, डीप रिसर्च करने में मदद करते हैं। एग्जांपल्स कौन से हो गए? फिर आपका आ गया ओपन एआई का चैट जीपीटी, उसके बाद में आपका परप्लेक्सिटी आ गया, मेटा एआई आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट आ गया, और बहुत सारे आपके, फिर गूगल भी मार्केट में उतरा, गूगल का जेमिनी आ गया। फिर ऐसे बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स जनरेट हुए। अब ये एआई ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार हुई है, ये क्या करेगी? एआई इंटीग्रेशन, यानी जहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं वहां पे वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते चलेंगे। तो यहां पर देखो, जो मेन कोर मार्केट था गूगल सर्च का, वो शेक हो गया। अब जो यूज़र था, जो कोई भी सर्च करने के लिए पहले गूगल के पास जाता था, अब क्या करता है? वो कोई भी सर्च करने के पहले कोई एआई प्लेटफॉर्म पे चले जाता है। आपके मोबाइल में आपने इंस्टॉल करके रखा होगा, या तो चैट जीपीटी होगा, या तो परप्लेक्सिटी होगा, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो। तो इससे क्या हुआ? जो गूगल सर्च का काम था वो मार्केट ब्रेक हो गया। जो मोनोपोली थी गूगल सर्च की वो ब्रेक हो गई, और नए प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ वो डाइल्यूट हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ? यहाँ पर ये साबित होता है जो बोला गया है, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट। एकदम से चेंज हो गया है बिजनेस एनवायरनमेंट, एआई टूल्स का ज़माना आ गया है। अब गूगल को क्या करना पड़ा? जो भी फालतू के प्रोजेक्ट्स थे, उन सारे फालतू के प्रोजेक्ट्स में जो भी रिसोर्सेस उन्होंने डिप्लॉय करके रखे थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, उन सारे रिसोर्सेस को उन्होंने वापस ले लिया। और उस समय जब उन्होंने सारे रिसोर्सेज को अलग अलग बिना काम के प्रोजेक्ट्स में लगाया था, या फिर जो भी उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था उसमें लगा के रखा था, वहाँ से सारे खींच लिए, वापस डाइवेस्ट कर लिए। तो ऐसे में क्या होता है? ले ऑफ्स हो जाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट मर जाता है। अब जितनी भी ताकत है गूगल ने, या फिर गूगल जैसी जो भी कंपनीज है जो सर्च इंजन मार्केट में काम करती है, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाया। फिर ऐसे लोगों को टैलेंट हायर करना चालू किया जिनको एआई के बारे में नॉलेज है, जिनको बैकएंड का नॉलेज है, जिनको एआई के लिए क्या कोडिंग लगती है, एआई के लिए कौन सी चिप्स सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, किस तरीके से हार्डवेयर इंटरफेस बनाना है, किस तरीके से सिस्टम्स को बनाना है, किस तरीके के पूरा सिस्टम का आर्किटेक्चर तैयार करना है। ये सारी बातें जिनको आती है उनको जॉब्स, यानी कोई सेगमेंट के जॉब चले गए और नए जॉब्स का एवेन्यू ओपन हुआ। तो ऐसे केसेस में आपको ये वाला जो है ना जस्टिफिकेशन मिलता है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल अगर मुझे आपको देना है तो मैं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दूंगा। पहले सारी की सारी व्हीकल्स जो थी वो ऑयल बेस्ड यानी पेट्रोलियम बेस्ड चलती थी, या फिर पेट्रोल पे या फिर डीजल पे। फिर क्या हुआ? टेस्ला ने मार्केट में एंट्री की और ईवी व्हीकल्स का रिवॉल्यूशन आया। फिर ईवी व्हीकल्स पहले 4 व्हीलर में आती थी, क्योंकि बैटरी 4 व्हीलर में आप बड़ी लगा सकते हो तो रेंज ज़्यादा मिलती है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनको ध्यान में आया कि भाई अब 4 व्हीलर जो है वो एक टिपिकल मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा आप हर एक व्यक्ति 4 व्हीलर खरीद नहीं सकता। कोई डेवलप कंट्रीज है, कोई डेवलपिंग कंट्रीज है, कोई पुअर कंट्रीज है। तो जो डेवलपिंग या फिर पुअर कंट्रीज है उनके पास 2 व्हीलर खरीदने का पैसा है, 4 व्हीलर खरीदने का पैसा नहीं है, और 2 व्हीलर का मार्केट बहुत बड़ा है। तो फिर कंपनीज ने क्या किया? उनके जो भी अदर रिसोर्सेज थे, मार्केट से पैसा उठाया, खुद के रिसोर्सेज लगाए, 4 व्हीलर मार्केट में तो लगाए ही, उसके साथ साथ आपके 2 व्हीलर ईवी मार्केट में भी लगा दिए। तो फिर आपको इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ओला इलेक्ट्रिक आपकी आई, फिर बजाज भी ईवी में उतर गया, फिर आपके टीवीएस वाले भी ईवी में उतर गया, फिर एस्टर आ गया। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग ईवी 2 व्हीलर व्हीकल्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो गए। यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूली रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहता है, कंटिन्यूली मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलते रहता है, इस वजह से। तो मैं बात आपको समझ में आ गई। जब भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट या ओवरऑल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस में पड़ेगा। और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली मार्केट से बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? The organizational operations are highly influenced by the increasing rate of change in the environment and the ripple effect created on the organization. Changes can be external to the firm or they may be introduced in the firm
बाय द मैनेजर्स। जो भी रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो चेंज दोनों जगह पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली भी चेंज हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी आउटर एनवायरनमेंट जो होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें भी चेंज हो सकता है। It may manifest in the blurring of industry and firm boundaries driven by technology, deregulation और through globalization। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने वाले 3 फैक्टर्स है। कौन से 3 फैक्टर्स है वो, जिनकी वजह से चेंज आ सकता है? या तो टेक्नोलॉजी, या तो डीरेगुलेशन यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होना, या तो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, कि हम एज अ नेशन दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड अग्रीमेंट करके ट्रेड शुरू कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल इकोनॉमी कहा जाता है। मैं आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूंगा, आप मेरे देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, है ना, म्यूचुअली ग्रो करेंगे, इस तरीके का एनवायरनमेंट। फिर देखो द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग इम्प्लीमेंटिंग। अब यहाँ पर टास्क की बात हो रही है, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात हो रही है। द टास्क ऑफ, पहला पे क्या बोला उन्होंने? क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपनी स्ट्रेटेजीज आर एट द हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो भी लीडरशिप रोल में होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरे बिजनेस का नॉलेज होगा ही। वो क्या करेगा, जो लीडरशिप रोल में होते हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, नो डाउट, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होगा। जो मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं उन्हें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है, तो उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो लीडरशिप रोल में होती है, हो सकता है कि वो किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, या हो सकता है कि वो ओवरऑल सब चीज़ें मैनेज करने में एक्सपर्ट हो। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज उनके पास ना हो, लेकिन किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है, टैलेंट को कैसे पहचानना है, टैलेंट को हायर करके अपनी कंपनी में कैसे लाना है, टैलेंट को हायर करने के बाद उससे काम कैसे करवाना है, और जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कैसे करना है। तो ये मैनेजमेंट की जो पूरी की पूरी क्वालिटीज़ होती है वो भी लीडर के पास हो सकती है। तो देखो यहाँ पर 3 बातें बोली गई है। कौन सी 3 बातें बोली गई है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपनी स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जिस्ट क्या है? तो भाई साहब, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो कोर है, जो जिस्ट है, वो ये है। The task of crafting, implementing, and executing company strategies are at the heart and soul of मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मीनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया भाई साहब? बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और उन चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो मेजरली 3 कैटेगरी की वजह से हो सकते हैं: टेक्नोलॉजी, डीरेगुलेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, इनको मैनेज आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप करते क्या हो? तो भाई साहब, आप क्राफ्ट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो एंड एग्जीक्यूट करते हो। क्या? कंपनी की स्ट्रेटेजीज। कौन सी स्ट्रेटेजीज? जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो सके और कंपनी को आप सक्सेसफुली गाइड कर सको। ये 2 चीज़ें जब आप अचीव करते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइडिंग द कंपनी सक्सेसफुली, उसका आउटकम क्या होता है? आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, इसको कंपेयर करने के लिए 2 पैरामीटर्स है, या तो कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करो या खुद के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करो। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो, कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो एंड एग्जीक्यूट करते हो, तब आप 2 जगह पर इम्पैक्ट डाल सकते हो। क्या? डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर आ जाओ, पॉइंट नंबर 1 आपको पता चल गया, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर पड़ता है। अब वो चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, पॉइंट नंबर 2 हमें क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ प्रोसेस। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये जो एक प्रोसेस है, इसका नेचर क्या है? टू पुट द कॉन्सेप्ट इन फ्यू वर्ड्स, द टर्म strategic management refers to the managerial process of
डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करते हैं। उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustment where deemed appropriate। strategic management का अभी पूरा का पूरा प्रोसेस का ओवरव्यू आपको यहाँ पर बताया गया है। To put the concept in few words, the term strategic management refers to the managerial process of developing strategic vision, setting objectives, crafting strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड। अगर ज़रूरत है तो फिर आप करेक्टिव एक्शंस लो, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चल रही है तो उसको रोक के चेकिंग नहीं करना चाहिए। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तभी गाड़ी का बॉनेट खोलो या पार्ट्स चेक करो। अगर सही तरीके से चल रही है तो चलने दो, नॉर्मल सर्विसिंग करते रहो, ठीक है। देन the process does not end, it keeps on going in a cyclic manner। cyclic manner का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस एक बार परफॉर्म करने के लिए नहीं है। जब तक आपका बिजनेस एक गोइंग कंसर्न की तरह काम करता है, जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते रहना है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, इन मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका हेडिंग क्या है इस पैराग्राफ का, की कंपोनेंट्स। अब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इसके की कंपोनेंट्स क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंपनीज विजन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल यानी करेक्टिव एक्शंस। तो ये हो गया आपका की कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, ठीक है। अल्टीमेटली इस तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने समराइज कर दिया कि भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन से फेजेस होते हैं। पॉइंट नंबर 4 का हेडिंग क्या है आपका, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इवोल्यूशन फ्रॉम बिजनेस पॉलिसी टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक 2-3 लाइन में आपका छोटा सा हिस्ट्री बताया, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी, यानी ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इसको एकदम शुरुआती दौर में बिजनेस पॉलिसी कहा जाता था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइजेस द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी क्या करोगे आप, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करोगे। स्कैनिंग करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मेरे बिजनेस को मार्केट में फायदा कहाँ पे हो सकता है, उसको आप कहते हो अपॉर्चुनिटीज। मेरे बिजनेस को मार्केट में लॉस कहाँ हो सकता है, नुकसान कहाँ हो सकता है, उसे हम कहते हैं थ्रेट्स। इन द लाइट ऑफ अ कंपनीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वीकनेसेस मतलब क्या कि भाई साहब इस सेगमेंट में आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहिए। वीकनेसेस को हटाओ, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैपल करो यानी उनको कैपिटलाइज करो, और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। Originally called business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of a company's strengths and weaknesses, and designing strategies for the survival and growth of the company। सबसे पहला क्या आएगा भाई साहब, आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर आपने मार्केट में सर्वाइव कर लिया, फिर आप टारगेट करो ग्रोथ। मार्केट में सर्वाइव करना यानी क्या, आइदर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ चुके हो या फिर आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाते हो। जब आप सर्वाइवल मोड में खुद को सक्सेसफुल बना लेते हो, फिर आपके पास थोड़े थोड़े रिसोर्सेस आना चालू होते हैं, मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी बैलेंस शीट ठीक ठाक हो जाती है। बैलेंस शीट अगर आपकी ठीक ठाक है, P&L अगर आपका ठीक ठाक फाइनेंशियली स्टेबल दिखता है, फिर आप मार्केट से पैसा उठाने के लिए जाते हो, जहाँ पर आप बैंक्स के पास जा सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हो। तो यहाँ पर जब आप अपने बिजनेस का सर्वाइवल इंश्योर करते हो, तो सर्वाइवल इंश्योर करने के बाद आपका मार्केट में नाम बनते जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्रेडिबिलिटी बनती है, फिर आपको और ज़्यादा रिसोर्सेस का एक्सेस मिलता है, ठीक है। जिस भी एंटरप्रेन्योर को, जिस भी विजनरी को, जिस भी लीडर को
मार्केट में रिसोर्सेस का एक्सेस मिलता है, वही मार्केट में बिजनेस करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिस भी लीडर को, जिस भी विजनरी को, जिस भी एंटरप्रेन्योर को मार्केट में रिसोर्सेस का एक्सेस नहीं मिलता, वो मार्केट के में बिजनेस करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट आपको मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझाते हैं। कौन से भाई साहब? एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे। उसके लिए आपको क्या करना है? ये 3 चेंजेस, एनवायरनमेंट में चेंजेस 3 कारणों की वजह से हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनको हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे? क्राफ्ट करो, इम्प्लीमेंट करो एंड एग्जीक्यूट करो स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर आपको पता चलेगा भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। वो की कंपोनेंट्स क्या है भाई साहब? सबसे पहले विजन बनाओ, उसके बाद में एनवायरमेंटल स्कैनिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहो, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यानी मेजरमेंट करते रहो एंड कंट्रोल मेजर्स को एस्टैब्लिश करते रहो। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को सही तरीके से हैंडल करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर पाओगे? अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ है और आपके लिए मार्केट में थ्रेट्स कहाँ पर है। फिर आप क्या करोगे? अपनी स्ट्रेंथ्स को देखोगे और अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करोगे, यानी एक्सटर्नल स्कैनिंग और इंटरनल स्कैनिंग। इंटरनल स्कैनिंग से आपको ये 2 बातें पता चलेगी, एक्सटर्नल स्कैनिंग से आपको ये 2 बातें पता चलेगी। स्ट्रेंथ्स का यूज करो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, प्रॉफिट जनरेट करो, उसके बाद में अपने वीकनेसेस को ओवरकम करो और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो। ये सारी बातें आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस सिखाती है और इसीलिए हमें जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात हमारे सामने आती है दोस्तों, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आ जाओ, इंपॉर्टेंस में हमें कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं वो देखो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंस आता है। फिर पॉइंट नंबर 2 यहाँ से, फिर उसके एग्जाम्पल से आपके कुछ, और ये वाला आपका पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसमें ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इतनी बातें हमें पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, उसका हेडिंग आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है? वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज। ये आपके दूसरे पॉइंट का हेडिंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये ठीक से आप समझ लो और मार्किंग अच्छे से कर लो। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुल मिलाकर 3 पैराग्राफ दिए गए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। पॉइंट नंबर 1 है आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फॉर्म्यूलेशन से लेकर एनवायरनमेंट तक उसको मार्किंग कर लेना। पॉइंट नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसको समझने में मदद करते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में हम बिजनेस फॉलोज से लेकर स्ट्रेटेजीज तक आपका मार्किंग करना है, और वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज ये पैराग्राफ का आपका हेडिंग है। आ जाओ, एक मिनट ना, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। चलो फिर से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Formulation of strategies and their implementation have become essential for all organizations for their survival and growth. किन चीज़ों की ज़रूरत होती है भाई बिजनेस में हमें? तो ध्यान में रखना कौन सी बातें हैं वो बिजनेस के लिए सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। Formulation of strategies and their implementation have become essential for all organizations for their survival and growth in the present turbulent business environment. अब एक ध्यान में रखना, जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, आपको हमेशा ये वर्ड आएगा टर्ब्यूलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों है? जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते जाएंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स की कैपेसिटी टू वर्क बढ़ते जाती है। पुराने समय में मशीन्स नहीं थी
अकाउंटिंग जो हम करते थे वो मैन्युअली करते थे, लेकिन आज के समय में हमारा लैपटॉप या पीसी, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसमें यूटिलिटीज़ होती है, उसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग करके पूरा पहले तो भाई जर्नल एंट्री करो, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करो, उसके बाद में ट्राई अकाउंट को क्लोज करो, क्लोजिंग बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लेके जाओ, फिर ट्रायल बैलेंस को टैली कराओ, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट क्रेडिट आपके बैलेंसेस है उनको पी&एल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करो, एंड अल्टीमेटली फिर सारे मैन्युअली टोटल करो। ठीक है, फिर टोटल मैच नहीं हुई तो फिर से ढूंढो। ये सारा काम हम मैन्युअली करते थे, विदाउट एनी लैपटॉप्स, विदाउट एनी कंप्यूटर्स, विदाउट एनी कैलकुलेटर्स, पुराने ज़माने में। फिर कैलकुलेटर आए, फिर कैलकुलेटर आ गए तो टोटल करना हमारा काम आसान हो गया। फिर कंप्यूटर्स आए, फिर सॉफ्टवेयर्स आए, फिर सॉफ्टवेयर आए तो हमारा क्या, फिर जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री यहाँ पे आपने एंटर दबाया और वहाँ पे सटाक से आपका लेजर पोस्टिंग और आपका ट्रायल बैलेंस और पी&एल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपको मैन्युअली खुद जाके हर काम नहीं करना है। यानी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे फंक्शंस को ऑटोमेट करती है, और जहाँ पे भी ऑटोमेशन बढ़ते, जितना ऑटोमेशन बढ़ते जाएगा वहाँ पर फियर्स कंपटीशन होते जाएगा, और जहाँ पर भी फियर्स कंपटीशन होगा वहाँ पर सर्वाइवल एंड ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। क्योंकि हर एक बिजनेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजी को खरीदेगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, और मार्केट में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट सबसे पहले लाने की कोशिश करेगा कॉस्ट इफेक्टिवली। ये हर एक का ऑब्जेक्टिव यही होता है, मार्केट शेयर कैप्चर करो। तो जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होंगे, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेसेस को सर्वाइवल एंड ग्रोथ। लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। जो काम हम बिना टेक्नोलॉजी के 10 घंटे में करते हैं, वही काम टेक्नोलॉजी के साथ हम 1 घंटा या उससे कम समय में भी कर सकते हैं। तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ेगा। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो स्टूडेंट्स के पास भी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मार्केट में बाकी के लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी है। बात समझ में आ रही है आपको? वी आर ऑन अ इवन ग्राउंड। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई जिसके पास 10 करोड़ है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो मैं उस हिसाब से स्पेंडिंग करूंगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस में डिस्पैरिटी है, लेकिन आउटकम, टेक्नोलॉजी का जो आउटकम है उसमें किसी तरीके की कोई डिस्पैरिटी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Formulation of strategies and their implementation have become essential for all organizations for their survival and growth in the present turbulent business environment. ठीक है भाई साहब, survival of the fittest as propagated by Charles Darwin is the only principle of survival for all organizations where fittest are not the largest or strongest organizations but those who can change and adopt successfully to the changes in business environment. अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल क्यों है, हाईली रिलेवेंट क्यों है? ये क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला। अभी आप इसका सिर्फ हेडिंग पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा। फिर आप बोलोगे कि भाई साहब बिजनेसेस की जब हम बात करेंगे तो जिसके पास 100 करोड़ है, कैश पड़ी हुई है 100 करोड़ बिजनेस, वो तो भाई फिटेस्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटी कंपनी के पास अगर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो छोटी कंपनी जिसके पास 10 करोड़ है वो भी 100 करोड़ वाली कंपनी को टक्कर दे सकता है, उसको मार्केट शेयर में, मार्केट में टफ कंपटीशन दे सकता है। तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्या कहता है कि भाई साहब फिटेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि द लार्जेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव। आज के चेंजिंग एनवायरनमेंट में वही सबसे ज़्यादा फिट कंपनी है जो समय के साथ खुद को चेंज कर, समय के साथ खुद को एडॉप्ट करे, चेंज के साथ खुद को एडॉप्ट करे। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो पीछे छूट जाओगे, पीछे छूट जाओगे तो मार्केट शेयर आपका धीरे धीरे कम होकर डिक्लाइन होकर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो जहाँ पर समय है, समय के साथ साथ आगे बढ़िए। समय के साथ साथ मार्केट्स में ट्रेंड चेंज होते हैं, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का नेचर चेंज होते रहता है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस आपको ये बताएगी कि भाई साहब एनवायरमेंटल स्कैनिंग आप जब करते हो तो कौन से चेंज हुए हैं,
ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे भाई साहब, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो गए हमारे यहाँ पे। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप एरोगेंटली ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मैं तो बहुत पैसा है मेरे पास, मेरे को कोई चेंजेस का इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं होगा इम्पैक्ट। ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि समय के साथ खुद को अडॉप्ट करो, मार्केट में अगर एग्जिस्ट करना है तो चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो। जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी एक समय में, आज उनका कोई भी मार्केट प्रेजेंस नहीं है, मार्केट में उनका बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है। वो एग्जाम्पल्स क्या है आपको यहाँ पे पता चलते हैं। मेनी बिजनेस जायंट्स हैव फॉलोड द पाथ ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब क्या भाई साहब, हो गया वो मार्केट से बाहर हो गए। मेनी बिजनेस जायंट्स हैव फॉलोड द पाथ ऑफ एक्सटिंक्शन फेलिंग, इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट में सही दिखेगा वो। एक्सटिंक्शन, फेलिंग टू मैनेज ड्रास्टिक चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने चेंज समय के साथ साथ खुद में बदलाव नहीं किए और बिजनेस उनका हैम्पर हुआ? कौन से है वो? बजाज स्कूटर्स। अब ये जो पहला एग्जाम्पल है बजाज स्कूटर्स, पुराने समय में स्कूटर आती थी बजाज की, एलएमएल या चेतक वगैरह इस तरीके की, लेकिन बजाज ने क्या किया, बजाज स्कूटर्स ने पिवोट किया, उन्होंने मार्केट छोड़ा नहीं, वो स्कूटर से बाइक सेगमेंट यानी मोटरसाइकिल सेगमेंट में आ गए। तो यहाँ पर स्कूटर्स वाले सेगमेंट के लिए सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल आपको लेना है। बाइक वाले सेगमेंट में बजाज आज भी बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, टू व्हीलर सेगमेंट में। दूसरा एलएमएल स्कूटर्स, तीसरा मर्फी रेडियो, चौथा बीपीएल टेलीविजन, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडैक। ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग किया भी होगा तो डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया। क्योंकि क्या हो गया, नोकिया का जब हम बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं या फिर कोडैक का एग्जांपल लेते हैं, तो कोडैक का बिजनेस मॉडल क्या था, उनका कैमरा भी आता था और उनका वो फोटो फिल्म वाली रोल आती थी, तो वो उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स था। ठीक है, अब क्या हो गया कि भाई साहब डिजिटल कैमराज आ गए, डिजिटल कैमराज आ गए तो आपका तो वो रोल कोई काम का नहीं है, मेरे फ़ोन के इनबिल्ट स्टोरेज ही मेरा फ़ोटो आ गया। अब जब मेरे पास फ़ोटो 24/7 अवेलेबल रहने वाला है, जब मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास टच स्क्रीन है, जब मैं कभी भी फ़ोटो देख सकता हूँ, तो मुझे प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है फ़ोटो की। तो उनका बिजनेस मॉडल वहाँ पर ख़त्म हो गया, उन्होंने डिजिटल कैमराज में पिवोट नहीं किया, उनका वहाँ पर नुकसान हुआ। अब नोकिया एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस थी। उन्होंने क्या किया भाई साहब, बटन वाले फ़ोन आते थे जावा या सिम्बियन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड के ऊपर शिफ्ट नहीं किया, स्मार्टफोन यानी टच स्क्रीन के ऊपर वो लोग नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमको हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग है कि कस्टमर हमें छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन भाई साहब कस्टमर तो कस्टमर है, कस्टमर को जहाँ पर भी सुपीरियर वैल्यू मिल गई वहाँ पर कस्टमर शिफ्ट हो गया। अब जब स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन में अब आ गए तो उसका यूज़ भी होना चाहिए ना, तो फिर अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, चैट वाले प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। यानी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए पहले डिवाइस बना, फिर कंटेंट जनरेशन और स्टोरेज के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने। आपको ध्यान में आ रहा है पूरा किस तरीके से डेवलप हुआ, मार्केट में चेंजेस कैसे कैसे हुए? तो भाई साहब ये कुछ एग्जाम्पल है, ये ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को थोड़ा सा सही तरीके से समझा नहीं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपको ये इसमें समझना क्या है। जब भी बिजनेस आपको कंटिन्यूली एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेगी, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करो, थ्रेट्स एंड वीकनेसेस को न्यूट्रलाइज करो यानी समाप्त करो। ठीक है दोस्तों, ये आपका कनेक्शन होगा सर्वाइवल एंड ग्रोथ से, और इसी को समझाने के लिए आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल बोला गया। लेकिन एज इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिकली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होगा ऐसा नहीं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ साथ अडॉप्ट करेगी वही फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिर पॉइंट नंबर 2, बिजनेसेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज। वॉर के दो ही आउटकम है भाई साहब, वॉर कभी टाई नहीं होती। जब युद्ध होता है, जब वॉर होती है, तो एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जहां पर आपका
टाई भी हो सकता है, यानी मैच इक्वली लेवल पे खत्म होगा। नहीं नहीं, वॉर में ऐसा नहीं है, या तो मैं नहीं या तो आगे वाला नहीं। ठीक है, तो बिजनेसेस भी यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। बिजनेस में मेरे पास ही मार्केट शेयर रहना चाहिए। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि 100% मार्केट शेयर मेरे पास ही रहे। जो भी कॉम्पिटिटर है भाई साहब, या तो मेरे साथ मर्ज हो जाए, या तो मुझे कंपनी बेच दे, या फिर मैं तेरे को ख़त्म करूंगा। 2-3 ऑप्शन होते हैं। तो यही वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज बिजनेस में फॉलो होता है। एंड ओनली इन अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन अराइजेस। विन विन सिचुएशन कब हो सकती है? जब आप मर्जर कर लो, जॉइंट वेंचर कर लो, तभी हो सकता है। अदरवाइज कोई विन विन सिचुएशन नहीं होती, या तो मैं जीतूंगा या तो मेरा कॉम्पिटिटर जीतेगा मार्केट में। हेंस ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज over the competitors in the business warfare in order to win. This can be done only by following the process of strategic management, strategic analysis, formulation and implementation, evaluation and control of strategies. तो भाई साहब ये जो विन और लूज वाला प्रिंसिपल है, ये भी आपको उसी बात की तरफ लेके जाता है। कंटिन्यूली एनवायरमेंटल स्कैनिंग करो। मतलब क्या होगा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करो, उससे आपको अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलेगी। इन दोनों को उड़ा दो, इन दोनों को कैपिटलाइज करो। ठीक है, ये इंश्योर करेगा, यानी अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ इंश्योर करेगा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ को सही तरीके से समझने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल को एकदम अच्छे तरीके से समझो, हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होता है। और दूसरा बात, वॉर प्रिंसिपल, या तो मैं रहूँगा या तो मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई मेरे लिए बिजनेस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं होते हैं। मुझे 100% मार्केट शेयर चाहिए बस, क्योंकि बिजनेस में उतरा ही मैं उस तरीके उसके लिए हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस पता चलता है। ठीक है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए आपको 2 प्रिंसिपल समझने हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नीचे वाला कौन सा है? वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज। ये दोनों आपको बिजनेस की रियलिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो टॉपिक नंबर 3 था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके टॉपिक नंबर 4 की तरफ। अब ये जो इतना हमने जो डिस्कस किया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पहले तो आप मार्किंग कर लो अच्छे से। ठीक है, यानी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। देखो भाई साहब, पहला क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? पहले तो आपको विजन बनाना पड़ता है। ठीक है, विजन बनाने के बाद आप क्या करोगे? एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट को स्कैन करोगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करोगे। ठीक है, ये सारी बातें आप करोगे, यानी कुल मिलाकर आपको पहले तो विजन बनाओ, उसके बाद में एनवायरमेंटल स्कैनिंग करो, उसके बाद में स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके बाद में स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद में इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करो। यानी 5 काम तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जब 5 आप टास्क परफॉर्म करोगे तब आपको फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही आपने ये 5 टास्क परफॉर्म किए, आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलेगी। फिर आप प्लानिंग करोगे कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करो, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो, मेरे रास्ते से हटाओ। ठीक है, जब आप ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस फॉलो करते हो तो उसमें मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको फ़ायदे क्या होंगे, आपके बिजनेस को फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 7 बेनिफिट्स दिए गए हैं। कौन से वो अभी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मैं पानी पी लेता हूँ। चलो, टॉपिक नंबर 4 कौन सा है मित्रों? हमारा टॉपिक नंबर 4, द मेजर बेनिफिट्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेजर बेनिफिट्स जो सबसे मेजर है वो 7 बेनिफिट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन से हैं दोस्तों? वो पहला, डिफाइन द गोल्स एंड मिशन, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गोल एंड मिशन को सेट करने में मदद करता है। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है? ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर रहे हो और वो मुझे इम्पैक्ट मिल जाएगा, नहीं। रैंडमली परफॉर्म करोगे तो रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे, टारगेटेड
एफर्ट्स लोगे तो जो रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक गोल एक मिशन लेके चलते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं वो सारे के सारे अपने एनर्जी को एक सिंगुलर डायरेक्शन में फोकस करते हैं। इट हेल्प्स मैनेजमेंट to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of the company। ठीक है, कंपनी का विजन तो आप बना लोगे, उसके बाद में विजन को अचीव करने के लिए आप गोल्स बनाओगे और मिशन सबको दोगे, मिशन यानी टास्क अलॉट करोगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला बेनिफिट तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपको ये मिल जाता है कि कंपनी को एक क्लियर कट डायरेक्शन देता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 यानी दूसरा बेनिफिट क्या है, जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ना, वो आपके उन पॉइंट्स का टाइटल है यानी हेडिंग है। तो जब भी आपको याद रखना है तो आपको ये याद रखना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। इस तरीके से आपको टाइटल याद रखना है, फिर आप अंदर का पैराग्राफ आराम से याद कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट क्या है अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट helps organizations to be proactive instead of reactive in shaping its future। स्ट्रेटेजी का नेचर दो प्रकार का होता है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, जो हमने इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ टू अप्रोचेस, पहला प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड दूसरा रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलो बेनिफिट्स पे आते हैं वापस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। दोनों अप्रोचेस फॉलो करने में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग मियर स्पेक्टेटर्स। हाँ, जब होगा तब देखेंगे, ऐसा अप्रोच नहीं चलता है बिजनेस में, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। फ्यूचर 100% कोई भी प्रेडिक्ट या फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन टू सर्टन एक्सटेंट हम 30% 40% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स है, कौन से पैरामीटर्स है, कौन से इंडिकेटर्स है, हमारे सूत्रों से हमें क्या पता चलता है, कौन सी गुप्त इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है कॉम्पिटिटर के बारे में। ये सारी बातें हमारे पास इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस होता है। तो इसको बेस बना के हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या, हम मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए खुद एक्टिवली एग्रेसिव होके काम करेंगे। और रिएक्टिव मतलब क्या, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर होती है, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो वो सर्टन एलिमेंट्स अगर एनवायरनमेंट में होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उसको मैं रिएक्ट करूँगा। लेकिन अदरवाइज मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, मुझे एग्रेसिवली काम करना है कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए। Organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators। ऑडियंस में नहीं बैठना है भाई, मैदान में उतरो, काम करो। Thereby they are able to control their own destiny in a better manner। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव वाला, ये हमारे रियल लाइफ में भी बहुत काम का है भाई साहब। करियर में अगर ग्रोथ चाहिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आपको ऑडियंस की तरह बैठ के स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठना है, कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, कोई मुझे ईमेल करेगा, कोई मुझे नौकरी देगा, वैसा नहीं। अप स्किल करो, उस फील्ड में नहीं मिल रहा है कोई और ट्राई करो, उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रहा है कुछ और ट्राई करो, मार्केट में खुद को अवेलेबल रखो, अप स्किल करते रहो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते रहो। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों अप्रोचेस को अपनी जिंदगी में जगह देनी पड़ेगी। It helps them in working within vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away by its turbulence and uncertainties। दो बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए। तीसरा बेनिफिट क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स framework for all major decisions of an enterprise such as decisions on businesses, products, markets, manufacturing facilities, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई साहब, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आप सही तरीके से डिसीजंस को ले सको। अब एकदम चिल्लर एग्जांपल में छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं, ठीक है,
पार्टी करने हम किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में हमें बहुत भाई, हमें इटालियन भी पसंद है, हमें अपना देसी चाइनीज़ भी पसंद है, हमें अपना साउथ इंडियन खाना भी पसंद है। अब हमें कंफ्यूज हूँ मैं क्या खाऊँ, समझ में नहीं आता। जब तक मैं मेनू कार्ड नहीं देखता हूँ तब तक मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेनू कार्ड आता है, भाई यार ये भी अच्छा है, ये कॉफ़ी भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, मैं सब कुछ नहीं खा सकता। रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और कंजम्पशन करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो मार्केट में भी यही होता है। मार्केट में कंज्यूमर्स, कस्टमर्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी लिमिटेड है और उनकी एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूम करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो उसका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन उन्हें चाहिए होता है। कम से कम पैसे में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उन्हें चाहिए होता है। तो ये कम से कम पैसा खर्चा करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिले, इसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग डायलेमा। आपके सामने डायलेमा है, रिसोर्सेस को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करूं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये बिजनेस जो मैनेजर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके सामने भी ये डायलेमा होता है। मेरे पास भाई 100 करोड़ रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाऊँ, कौन से सर्विस इंडस्ट्री में मैं इन्वेस्ट करूँ, या फिर बैंक में एफडी बना के ऐश करूँ। बहुत सारे ऑप्शंस है, उनमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है जहाँ पे मेरा लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिलेगा मार्केट में, ये सारी बातें। तो सही तरीके से डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। बहुत सारा डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। अब इस रैंडम डेटा के ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते, उस डेटा को क्लासिफाई करना होता है, सेगमेंट करना होता है, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। अब बहुत सारे डेटा को जब हम क्लासिफाई करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, अब इस कंप्लीट क्लासिफाइड डेटा का एनालिसिस करना होता है, डीप एनालिसिस, ताकि हमें उसमें से की पॉइंट्स पता चले और उन की पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर फिर हम फाइनली डिसीजन फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग सिखाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। 4 एस्पेक्ट में आपका डेटा ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है, बढ़ाना है, और वीकनेसेस एंड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना है। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, जब आप ये करोगे तो आप सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे एंड सुपीरियर वैल्यू को जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, डिसीजन मेकिंग में मदद होती है आपकी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। अब एक बिजनेसमैन के सामने कौन से एस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग होता है भाई साहब, कौन से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूं, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, खुद मैन्युफैक्चर करूं या कहीं से होलसेल में खरीद के रिटेल में बेचूं। ठीक है, कौन से मार्केट को कैटर करूं, महाराष्ट्र में बेचूं, गुजरात में बेचूं, पंजाब में बेचूं, ऑल ओवर इंडिया बेचूं या सिर्फ एक्सपोर्ट करूं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, खुद मैन्युफैक्चर करूं या आउटसोर्स करूं। फिर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो एक्सेस पैसा मेरे पास बचा है उसको मैं एफडी बनाऊं या फिर किसी म्यूचुअल फंड में डालूं ताकि मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे, या फिर रियल इस्टेट में डालूं ताकि मुझे रेंटल इनकम मिलती रहे और मेरा वर्किंग कैपिटल जनरेट होते रहे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी सीईओ किसको बनाऊं, सीईओ के नीचे काम करने वाले जो मेन मैनेजर्स होते हैं वो कौन रहेंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशल पॉइंट वॉट इट इज ट्राइंग टू अचीव। यानी आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका ब्रॉडर विजन क्या है, उस ब्रॉड विजन को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करना है। उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फिर आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के फिर आपको एक यूनिडायरेक्शनल पाथ के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों ये तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बेनिफिट है। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। ठीक है, चौथा बेनिफिट हमें क्या मिलता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। भाई साहब भविष्य में हमारी ऑर्गेनाइजेशन
किस तरीके से काम करेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, यानी क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल अब हमारे पास अप्लाई होने वाला है। मार्केट एक डायनामिक प्लेस है, चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस कहाँ पे होने वाले हैं भाई साहब? चेंजेस होने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, पॉलिसीज में एंड ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो ऐसे टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस हमें तैयार करती है, बेसिक चीज एकदम। पांचवा आपका क्या है भाई साहब बेनिफिट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, यानी गलतियां हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो करोगे तो वो आपको मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स की वॉल्यूम को, क्वांटिटी को रिड्यूस कर देगा। जहां पर आप 10 बार गलती करने वाले हो सकता है वहां पर आप 2 या 3 ही बार गलतियां करो, ठीक है। ऐसा तो परफेक्ट सिस्टम तो नहीं बनेगी, मिस्टेक्स होगी, पिटफॉल्स आने वाले हैं, उतार चढ़ाव आने वाले, लेकिन उसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट्स। अब ये मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स आप कहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने? ये अभी ऊपर में हमने देखा था, कहाँ पर हमने देखा था? मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स यानी थ्रेट्स एंड वीकनेसेस, इनको न्यूट्रलाइज करने में आपको मदद होने वाली है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस की, ठीक है दोस्तों। तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास रहता है, जिसकी वजह से आप अपने वीकनेसेस को कम करोगे, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करोगे, ठीक है। पॉइंट और छठवां बेनिफिट क्या मिलता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। हम किसी हमारे रिलेटिव्स के पास जाते हैं, हमारे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, बुआ के पास, मामा के पास, है ना, तो हमारा जब हम उनको नमस्कार करते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, पैरी पौना करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो क्या करते हैं? लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरीके से भाई साहब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि आपके बिजनेस की उम्र लंबी हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेविटी, यानी लंबे समय तक आपका बिजनेस चलते रहे, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे, चेंजेस को देखोगे, उस हिसाब से खुद को अडॉप्ट करोगे, मार्केट शेयर को कैप्चर करोगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जनरेट करोगे, सुपीरियर वैल्यू जनरेट करोगे, सुपीरियर रिटर्न जनरेट करोगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस लंबा चलेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से ये आपको अल्टीमेटली मदद करता है। With the state of competition and dynamic environment, it may be challenging for organizations to survive in the long run. Short term में तो ठीक है आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। It helps the organization to take a clear stand in related industry and makes sure that it is not just surviving on luck, यानी लकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना है, मेहनत करके पैसा छापना है। एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर्स, यानी भाई साहब रिएक्टिव अप्रोच मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, प्रोएक्टिव हो जाओ और मार्केट में, मैदान में उतरो। सातवां और आखिरी बेनिफिट आपके पास क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट helps the organizations to develop certain core competencies and competitive advantages that would facilitate, assist in its fight for survival and growth. और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आखिरी बेनिफिट ये भी होता है कि भाई साहब आपको वो कोर कॉम्पिटेंसीज या फिर आप जिसे जानते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको डेवलप करने में भी मदद मिलती है। जहाँ पर भी आप कोर कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट कर लेते हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सुपीरियर रिटर्न यानी प्रॉफिट जनरेट होगा एंड सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर मिलेगी और कस्टमर आप ही के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करेगा। इस तरीके से दोस्तों 7 प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये एक डायग्राम भी दी है जहाँ पर सारे कुछ हेडिंग्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए मार्किंग भी करके रखा है कि भाई पॉइंट नंबर 1 क्या है? डिफाइंस द गोल एंड मिशन। तो उसी तरीके से आप ऊपर में वो हेडिंग्स के साथ उन पैराग्राफ्स को आपको याद रखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब एक कंक्लूजन में हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट lies in delivering superior organizational performance than that would otherwise obtain. अब 2 सिनेरियो है,
आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया है और आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दो सिनेरियोज है, एक जगह पे एसएम को इम्प्लीमेंट किया है, दूसरी जगह पे एसएम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जहां पर आपने एसएम को इम्प्लीमेंट किया है वहां पर सुपीरियर रिटर्न एंड सुपीरियर वैल्यू जनरेट होगी। जहां पर आपने एसएम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है वहां पर सुपीरियर रिटर्न और सुपीरियर वैल्यू जनरेट होने के चांसेस घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। The importance of strategic management lies in delivering superior organizational performance than that would otherwise obtain. In the competitive context, it implies performance superior to that of the competitors or more generally above average performance. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बता दिया है। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अबव एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए, सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहिए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए हर एक बिजनेस लीडर को, हर एक बिजनेस मैनेजर को। अब एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मेरे ओपिनियन में आपके किसी काम का नहीं है, इसको पढ़ना होगा तो पढ़ो या फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो हो गया दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 3 का डिस्कशन कंप्लीट। अच्छा, टॉपिक नंबर 4 था ये हमारा, तो नंबरिंग में मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 2 3, टॉपिक नंबर 4 और ये जो है हमारा टॉपिक नंबर 5 है। क्या है? टॉपिक नंबर 5। तो इसको मैं टॉपिक नंबर 5 कर देता हूँ, आप भी ध्यान से टॉपिक नंबर 5 कर लेना इसको। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रोसेस परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट केवल एक ही चीज़ है, वो होता है भगवान, ठीक है। बाकी इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसमें मिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, कुछ परफेक्शन होगा, कुछ इम्परफेक्शन होगा, कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशंस कौन से हैं? तो भाई साहब आपके पास कुल मिलाकर 4 लिमिटेशंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस में। पहला लिमिटेशन क्या है आपका? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट। सॉरी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है वो आपका सबसे पहला लिमिटेशन है भाई साहब कॉम्प्लेक्सिटी एंड टर्ब्यूलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लगेगा। ऐसा नहीं कि चुटकी बजाओ और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, नहीं भाई साहब। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट करनी है, इवैल्यूएट करना है, कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं तो टाइम लगेगा। उसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है वो एक कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम भी लगेगा, सही लोगों को हायर भी करना पड़ेगा, उनको अच्छा पेमेंट भी देना पड़ेगा और इस वजह से ये थोड़ा सा छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा। मैं किसी और व्यक्ति के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि भाई साहब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। वो अपने हिसाब से काम करेगा, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। सिमिलरली मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं किसी एक सर्टन इवेंट के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स होगा ये मैं 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये 4 लिमिटेशंस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस के। पहला लिमिटेशन पढ़ते हैं। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट। जब आप एग्जाम में पेपर में आंसर लिखोगे और अगर आपको इस तरीके से लिखना पड़ा इस लिमिटेशंस के बारे में तो आप क्या करोगे? ऐसा ही लिखोगे। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैनॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। आप हर बार सक्सेसफुल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर आर लिमिटेशंस टू अटैच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेट अस डिस्कस देम ब्रीफली। पहले इंट्रोडक्शन वाला ये 3 लाइन लिखोगे, उसके बाद में पॉइंट वाइज आप लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और फिर जितना आपको याद आता है एग्जाम में वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर नंबर 2 डालोगे, फिर हेडिंग लिखोगे और उसके नीचे फिर आप जितना आपको याद आता है उस समय में एग्जाम में वो पैराग्राफ में लिख के आओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्रोच फॉलो करना है।
पहला लिमिटेशन क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस का? एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर. एग्जैक्ट एकदम रियलिस्टिक बात है भाई साहब. हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम स्कैनिंग तो करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों का स्कैनिंग करेंगे, लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन जितनी इतनी सी दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है. उस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों का दिमाग हर समय चलते रहता है. वो दिमाग कब क्या डिसीजन लेगा वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, नहीं बता सकते. लाखों करोड़ों लोगों में कौन सा व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा, उसके डिसीजन की वजह से मार्केट में क्या ट्रेंड चेंज होगा, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये यहाँ पर एस्टैब्लिश किया इन्होंने, ये बात बता के रियलिस्टिक पॉइंट आपको बताया है. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर. भविष्य में क्या होगा एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं बता सकते. हाँ, ब्रॉड प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन पिन पॉइंट ये नहीं बताओगे कि इसी समय में होगा, 10 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, 4 ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ेगा, 10 लोगों की जॉब जाएगी, 5 लोगों को जॉब मिलेगी. ऐसा एग्जैक्टली पिन पॉइंट आप करके नहीं बता सकते हो. द ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट about its future shape may awfully go wrong and jeopardize all strategic plans. यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल याद करो. कोडैक एंड नोकिया भाई साहब, फ्यूचर में एंड्रॉयड आया, टच स्क्रीन आया, उन्होंने पिवोट नहीं किया, डिजिटल डिवाइसेस की तरफ नहीं गए, तो दोनों मार्केट से बाहर हो गए. अब वापस मार्केट में री एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उन लोगों को. ठीक है, the environment affects as the organization has to deal with suppliers. अब यहाँ पर डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि एक बिजनेस हाउस को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डेली बेसिस के ऊपर इंटरैक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. वो स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स. Thus, relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent. कोई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर समय में, हर मिनट में कुछ भी हो सकता है. इनोवेशन आ सकता है, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो सकती है, नया टेक्नोलॉजी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक. टेक बिजनेसेस आर हाईली रिस्की बिजनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, two-wheeler electric vehicle brands counted on strategic benefits they would have because of the huge push from the government for electric mobility. अब ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कराने के लिए, पोल्यूशन को कम कराने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, एमिशन नहीं होगा हजार्डस गैसेस का, तो ईवी व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसमैन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग या 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक बैटरी के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया. लेकिन हाउएवर customers are getting reluctant to purchase EVs due to the safety concerns amid the frequent incidents of battery catching fire. अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बार टू व्हीलर में आग लग गई, बैटरी में 4 व्हीलर जल गई, तो इसकी वजह से लोगों के दिमाग में यार नहीं, पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, डीजल वाली गाड़ियाँ ही सही है, या फिर हाइब्रिड मॉडल खरीदेंगे, 100% ईवी नहीं खरीदेंगे. तो मार्केट में चेंज होता है. पुश मिला, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, लेकिन फायर एक्सीडेंट्स और रिस्क की वजह से डिमांड वो थोड़ी सी कम भी हो गई. ठीक है, सो स्ट्रेटेजी कैनॉट ओवरकम अ टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट. अब यहाँ पर ये जो है ना, आप टर्ब्यूलेंट है बिजनेस अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हो तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है. आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. 100% आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे ये कोई प्रॉमिस नहीं है. सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब है. पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होके उसके बेनिफिट, उसका इम्पैक्ट जनरेट होने में टाइम लगेगा. Organizations spend a lot of time in preparing and communicating the strategies that may impede daily operations and negatively impact the routine business. अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हर एक एम्प्लॉय को टास्क दिया जाता है, उसको वो काम करना है. अब वो डेली रूटीन के जो काम है उसको डिस्टर्ब किए बिना आपको अपनी स्ट्रेटेजी
इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते समय किसी डिपार्टमेंट में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ का जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वो डाउन हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात आपको? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेट, यानी स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर अपने एम्प्लॉय को उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ट्रेनिंग देने में, लर्निंग देने में भी टाइम कंज्यूम होता है। Communicating the strategies that may impede daily operations and negatively impact the routine business. Planning and strategizing are important, but putting them in action is where the actual success lies. सिर्फ बहुत तगड़ा प्लान बना के कुछ नहीं होने वाला है। प्लानिंग भी करो और इम्प्लीमेंट भी करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, मेजरमेंट करो, ठीक है, इवैल्यूएट करो सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं, कंट्रोल मेजर्स लगाओ, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो करेक्टिव एक्शंस भी लो, उसके बाद फिर आपको सक्सेस मिलेगा। सिमिलर टू अस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल दे रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के बारे में। सिमिलर टू अस स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड what time of the day to study consumes so much of our actual study time that by the time we have to study we are almost exhausted. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, भाई ऐसी तगड़ी एक्सेल शीट बनाऊंगा, ऐसा बढ़िया टेबल बनाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, हो गया। फिर वो 2-4 घंटे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ही लगा देते हैं। लेकिन जो सिंपल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पता है भाई पढ़ाई कैसे करनी है, वो डायरेक्ट अपनी किताब उठा के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो 4 घंटे में आपने बहुत प्लानिंग की, फिर थक गए, फिर ब्रेक ले लिया, फिर बाहर चले गए, उतने समय में तो उसने 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ के सही तरीके से नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी बनाओ ही मत। आपको क्या करना है? बैलेंस स्ट्राइक करना है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस रहो, प्लानिंग भी करना है और प्लानिंग करते करते उसको इम्प्लीमेंट भी करो। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पता चलेंगे कि नहीं यार, इससे मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ और करके देखता हूँ, हाँ इससे फ़ायदा हो गया, इसको मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा। तो ऐसे आपको रियल टाइम में अपने चेंजेस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देन similarly in businesses, if way too much time is spent on planning and formulating, then it might be not fruitful. तो अपॉर्चुनिटीज आपकी लूज भी हो सकती है, ठीक है। फिर तीसरा लिमिटेशन क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। भाई पैसा खर्चा करना पड़ेगा। टॉप क्लास स्ट्रेटेजिस्ट अगर चाहिए, दिमाग चाहिए आपको, तो जिन बंदों के पास दिमाग है उनको आप हायर करोगे, वो अपना टाइम आपको देंगे, कंसल्टेंसी देंगे, तो उतना पैसा भी आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी ट्रेनिंग करोगे तो उनके ट्रेनिंग के ऊपर भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है एंड कॉस्टली प्रोसेस भी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environments, devise strategies and properly implement. यानी फिर पूरी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जीरो से स्टार्ट करो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैपिंग करो, मार्केट का मैपिंग करो, डेटा गैदर करो, डेटा को ऑर्गेनाइज करो, रिफाइन करो, रिपोर्ट जनरेट करो, कंक्लूजन बताओ, फिर बाद में एक्शन प्लान आपका बनेगा। These can be really costly for organizations with limited resources, particularly when small and medium organizations create strategies to compete. Strategic management requires experts and these experts are costly resources. अगर आप कोई एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, एक्सपर्ट का मतलब क्या? एक तो उसको उस सब्जेक्ट मैटर का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, यानी उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज भी है, प्लस उसने इंडस्ट्री में काम भी किया है। आपको सर्व करने से पहले कौन से क्लाइंट्स को उसने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना के दिया है वो भी आप देखोगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी बातें जिसके पास है उनको हम कहते हैं एक्सपर्ट। सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज होने से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होने से कोई एक्सपर्ट नहीं होता। थियरी प्लस प्रैक्टिकल और मार्केट में आपने क्या इम्पैक्ट जनरेट किया, आपका सक्सेस रेट कितना है, आपका फेलियर रेट कितना है, वो देखा जाता है। अगर आप सक्सेस जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो तो भाई एक्सपर्टीज का क्या फ़ायदा? हटाओ। जो सक्सेस जनरेट कर रहा है मैं उसको बुलाऊंगा, चाहे उसके पास फिर वो सब्जेक्ट का नॉलेज हो या नहीं, वो मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटी देता है क्योंकि वो सक्सेस जनरेट कर रहा है ना। ये बेसिक बात होती है बिजनेस। जो भी सक्सेसफुल बनेगा उसको बिजनेस वाले हायर करेंगे। सेम अप्लाइज टू आवर
सीए फील्ड, जो बच्चा सीए की एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा है ऑब्वियसली उसकी सैलरी कम होगी। जो बच्चे सीए एग्ज़ाम पास हो गए, सीए फाइनल पास होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ऑब्वियसली उनको कंपनी ज़्यादा पैसा देगी क्योंकि उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है ना, एग्ज़ाम पास होके वो आए, उनके पास सर्टिफिकेट है सीए का। जिनके पास नहीं है फिर उनको 2-4 साल वेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस लो, फिर आप धीरे धीरे ग्लो करोगे। सीए बन गए तो आपको डायरेक्टली ऊपर के लेवल पे एंट्री मिल जाएगी, है ना, ऐसा बेसिक चीज़ होती है ये। Management require experts and these experts are costly resources. Thus, the process as a whole required good amount of funds to be spent. लास्ट वाला आपका लिमिटेशन क्या है? डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस, यानी मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या करेगा उसका जानने के लिए तो फिर मुझे जासूस लगाने पड़ेंगे, उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसी बनना पड़ेगा, है ना। तो ये डिफिकल्ट है बहुत गेस करना कि भाई साहब कौन क्या कर रहा है मार्केट में। In a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm's strategies. It is quite difficult to gauge the strategic planning of competitors because most of these decisions are taken within closed doors by the top management. अब ये जो है ना डिफिकल्टी टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, इसका एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, Apple changed the market dynamics of the speaker industry by choosing to remove 3.5 mm audio jack. मोबाइल से उन्होंने ऑडियो जैक ही हटा दिया भाई, टोटली वायरलेस में चले गए वो लोग। अब उनको अब कस्टमर को बहुत बढ़िया लगा भाई, बस लगा लो, वायर का काम ही नहीं है, कोई गुंता वगैरह आपका होने ही नहीं वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगा लो, बात ख़त्म। प्रोडक्ट सही भी दिखता है, रिच भी दिखता है, इम्पैक्ट भी दे रहा है, तो कस्टमर्स को तो वही चाहिए, वायर नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया? नाउ टू बी रिलेवेंट इन द मार्केट, ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड्स हैज टू कॉन्सेंट्रेट एफर्ट्स टू डेवलप देयर ओन ट्रू वायरलेस स्पीकर्स एंड compete विद द न्यू एंट्रेंट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा सकती है। उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 3.5 mm रिमूवल ऑफ ऑडियो जैक फ्रॉम एप्पल फोन्स, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 4 लिमिटेशंस जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के वो होते हैं समाप्त। ठीक है, अब आपके सामने आता है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। वाई डू बिजनेसेस ऑप्ट फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इवन विथ इट्स लिमिटेशंस? अब ये लिमिटेशंस मतलब कोई खराब बात नहीं है, लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है भाई साहब? एनवायरनमेंट को आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट है। तो क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट छोड़ दोगे? नहीं, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है यार भाई, करना तो पड़ेगा ना। बिजनेस में अगर सक्सेस हासिल करनी है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप समय लगता है तो लगने दो, है कि नहीं। फिर कॉस्टली प्रोसेस है यार, बहुत कॉस्टली है। अरे भाई लेकिन कॉस्टली है तो लेकिन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी जनरेट करेगी ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट करेगी तो आप सुपीरियर वैल्यू एंड सुपीरियर रिटर्न जनरेट कर लेना, करेक्ट। तो ये आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। फिर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करते हो तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि यार वायर से वायरलेस डिवाइस हो गया, तो अब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है ये और कौन से जगह पर लग सकती है, और कौन से डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट हो सकती है। ऑडियो में हो गई, और कहाँ पर वायर है उसको मैं वायरलेस कर सकता हूँ। तो ये दिमाग आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा का यूज़ करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फ्यूचर में और कौन से डिवाइसेस है और कौन सी वायर है जो भाई समाप्त हो सकती है, डायरेक्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा सकते हैं, ये भी आप देख सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि भाई साहब लिमिटेशंस है, लेकिन लिमिटेशंस कोई ख़राब बात नहीं है, वो आपको सचेत करने के लिए कि भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कोई ऐसा हलवा नहीं है, उसमें आपको ये चीज़ें टोटल कमिटमेंट देना पड़ेगा। ये बेसिक बात है। Strategic management is a time consuming and costly process, yet all organizations want to indulge into it. Why? क्योंकि भाई साहब limitations है, लेकिन वो जो benefit generate करती है वो benefits limitation से बहुत ज़्यादा है। Because even though it has its limitations, its importance outweighs its shortcomings. Benefits बहुत ज़्यादा generate कर देता है। A business cannot operate and succeed without proper strategic management. इसीलिए
लिमिटेशंस होने के बावजूद भी जिनके पास रिसोर्सेस है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो टॉपिक नंबर 1.4 है वो होता है समाप्त। आई होप कि आपको ये टॉपिक नंबर 1.4 एकदम सही तरीके से डिटेल में समझ में आ गया है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना, उसको समझने के लिए आपको तो सबसे पहले इनिशियल रीडिंग करना पड़ेगा। इनिशियल रीडिंग करके आपको, जैसा मैंने अप्रोच फॉलो किया है, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, उनको टाइटल प्रोवाइड करो। तब ये टाइटल आप प्रोवाइड करोगे, फिर हाईलाइट करो अच्छे तरीके से और रीड करके खुद को समझाओ कि हाँ ये अच्छा, ये ऐसा है क्या, ओके ओके ओके। फिर इसको कनेक्ट करो, जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हमने कनेक्ट किया, कहाँ पर कनेक्ट किया भाई साहब, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा आपका तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो सुपीरियर रिटर्न्स मिलेंगे एंड सुपीरियर वैल्यू जनरेट होगी। तो ये इस तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या किसी भी सब्जेक्ट की थियरी को पढ़ोगे, तभी जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस का वॉल्यूम अथाह है, बहुत बड़ा है, और बहुत ज़्यादा जब पढ़ाई करनी पड़ती है तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। अब वो बोरिंग एस्पेक्ट को रिमूव कैसे करोगे, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, स्टोरी फॉर्मेट में खुद से इंटरैक्टिव स्टडी करना सीखो, सेल्फ स्टडी करना सीखो। चलो, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मित्रों हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं आपके टॉपिक नंबर 1.5 की। 1.5 आपका क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। इसके ऊपर भी एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।